एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। चलिए आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को खत्म कर देते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसका एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था रेप्लिका प्लेट मेथड के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था पीयूसी 1819 के बारे में, जिसमें जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो कॉलोनीज का कलर चेंज नहीं करते, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो कॉलोनीज का कलर चेंज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। एक्स गेल जीन या के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, और एनिमल्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं रेट्रोवायरस। इन दोनों को ही हमने डिसआर्म कर दिया, और पहले ये हमारा नुकसान करते थे, अब हमने इन्हें ऐसा कर दिया है कि उल्टा ये हमारे लिए बेनिफिशियल बन चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा क्या था, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या डीएनए को कैसे पहले कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। उसमें पहले कैल्शियम डाला जाता है ताकि उसके पोर्स खुल जाएं, फिर हीट शॉक, गर्म ठंडा, ठंडे में गर्म, गर्म में ठंडा, ये किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था कैसे उस डीएनए को जो है होस्ट के अंदर डाला जाता है, तो हमने उसमें पढ़ा था माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक और जीन गन के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग आगे का पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के काफी सारे स्टेप्स हैं जो इस सीक्वेंस में है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कौन से डीएनए का आइसोलेशन, जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है जो कि हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कैंची से हम उस डीएनए को काटेंगे ताकि हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो हमारे पास आ सके। उसके बाद क्या है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। आइसोलेशन, उस जो डीएनए फ्रेगमेंट, अब डीएनए को उसने काट दिया, काफी सारे पीसेस हो गए, तो उनमें से जो हमारा डिजायर्ड पीस है उसको कैसे हम लोग आइसोलेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे। फिर लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, फिर उसी डीएनए जो हमारा डिजायर्ड डीएनए उसको कैसे हम वेक्टर के अंदर डालेंगे। वो प्लाज्मिड हो सकता है, या PVR322 हो सकता है, या PUC 1819 हो सकता है। फिर हम जो ट्रांसफरिंग करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसके बाद जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आएगा उसको कैसे हम लोग होस्ट के अंदर डालेंगे। फिर होस्ट सेल्स को कैसे कल्चर करेंगे लार्ज स्केल पे, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आ सके। और फिर जो प्रोडक्ट आ गया उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट में कोई इंप्योरिटी तो नहीं है, उस इंप्योरिटी को कैसे हटाएंगे, प्यूरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट स्टेप में। चलिए अब एक एक करके इन स्टेप्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। इसके आगे क्या दे रखा है, नेक्स्ट टॉपिक, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। रिकॉल दैट द न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इसमें क्या रखा है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो जेनेटिक मटेरियल है सारे ऑर्गेनिज्म का, इस बात का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। कुछ में आरएनए भी होता है जेनेटिक मटेरियल, अगर आपने पढ़ा कुछ वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड। सब में न्यूक्लिक एसिड तो होगा ही होगा, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, लेकिन जेनेटिक मटेरियल सबका न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड में भी किसी का डीएनए होता है, किसी का आरएनए होता है, आरएनए कुछ वायरसेस का होता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, डीएनए होगा हमारा जेनेटिक मटेरियल। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब देखिए डीएनए हमारे पास अकेला नहीं आता, जब डीएनए को हम किसी से निकालना चाहते हैं तो हमारे पास पूरा का पूरा सेल आता है। तो सबसे पहले हमें उस पूरे सेल को डिसॉल्व करना होगा, उस पूरे सेल को खत्म करना होगा। ऐसा कुछ करना होगा कि उसमें सिर्फ हमारा न्यूक्लियस का न्यूक्लियस ही रह जाए, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस को निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो हम पूरा सेल लेते हैं। फिर डीएनए जो है वो मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है, तो हमें सेल को सबसे पहले ओपन करना होगा, ताकि पूरा एक सेल होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होता है, काफी सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। तो सबसे पहले हमें सेल को खोलना होगा। तो इस खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, और सेल के अंदर और भी काफी सारी चीजें होती है, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स, आरएनए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस सेल को खोलना, फिर अंदर की बाकी जो सारी चीजें हैं उनको डाइजेस्ट करना, एक्सेप्ट न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि वही हमें चाहिए। Since the DNA is enclosed within the membranes, we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharide and also lipids. Macromolecules जो सेल के अंदर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, RNA, proteins, polysaccharide और lipids। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सेल को खोलना है। This can be achieved by treating the bacterial cell or plant cell or animal tissue with enzymes such as lysozyme, cellulose, chitinase। अब देखिए जो बैक्टीरियल सेल है उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, लाइसोजाइम। प्लांट सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सेल्यूलेस। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। चिटिनेस, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, चिटिन की। जो
चिटिन को खाए उसको कहेंगे चिटिनेस। एंजाइम मैंने आपको बताया था किसी नाम के आगे एस लग जाए तो वो एंजाइम बन जाता है। यू नो दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इंटरवाइंड विद द प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स। अब जो हमारे पास हमने सेल खोल दिया, अब हमारे पास पूरा का पूरा न्यूक्लियस आएगा जो कि प्रोटीन्स में लिपटा हुआ होगा। उन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। ये भी आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस whereas proteins can be removed by the treatment with protease। अब देखिए उसमें आरएनए भी होगा क्योंकि जहां डीएनए होता है फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे आरएनए बनता है। तो उस आरएनए को हम लोग कैसे हटाएंगे? राइबोन्यूक्लियस, एस लगा दिए नाम के आगे, राइबोन्यूक्लियस लगा देंगे तो वो आरएनए को डिसॉल्व कर देगा, आरएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा, आरएनए को खा जाएगा। और जो बाकी प्रोटीन्स बचे उनको हम कैसे हटाएंगे? प्रोटीएस की मदद से। Other molecules can be removed by appropriate treatments and purified DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled ethanol। अब हमारे पास डीएनए है लेकिन वो फैला हुआ है तो उसको प्रेसिपिटेट कैसे करेंगे? चिल्ड इथेनॉल मिला देंगे जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट होने के बाद कलेक्शन, दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। फिर वो दिखेगा धागे जैसा सस्पेंशन। ये एनसीईआरटी में जो इमेज दे रखी है इसे देख लीजिए और फिर इसको स्पून की मदद से, स्पूनिंग प्रोसेस से ऐसे निकाल लेंगे। आगे क्या दे रखा है? कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब हमारे पास डीएनए आ गया जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए, अब उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। अब यही कह रखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम वो टेम्परेचर देंगे जो उसके लिए ऑप्टिमम है, क्योंकि आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा होगा जो एंजाइम्स होते हैं उनकी काम करने की एक ऑप्टिमम रेंज होती है। अगर उससे कम जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी सप्रेस होगी, उस रेंज से ज्यादा जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है सप्रेस होगी। मतलब ज्यादा टेम्परेचर भी एंजाइम के लिए खतरनाक है और कम टेम्परेचर भी खतरनाक है। हमें चाहिए कि उसकी एक्टिविटी एकदम टॉप पीक पे रहे हमेशा, तो हम उसको उसकी रेंज का ही टेम्परेचर देंगे। अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम किया कि नहीं किया उसके लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे जिसमें हम लोग अगरोस जेल का यूज करेंगे। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, हेंस इट मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो। इसी प्रोसेस को वेक्टर डीएनए के साथ भी करेंगे। कौन से प्रोसेस को करेंगे वेक्टर डीएनए के साथ? सिर्फ इसको नहीं, जो पहले था वो भी। वेक्टर डीएनए को पहले कौन सा चाहिए हमें वो लेंगे, फिर उसके बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, फिर उसका जो बाकी बचा वाला हिस्सा है जिसमें डिजायर्ड डीएनए आएगा उस जगह को छोड़ के जो बाकी वाला डीएनए उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा हमें अगर उस जल से, फिर उसकी जगह डिजायर्ड डीएनए लगाना होगा। ठीक, तो अब हमारे पास पूरा बनके आ चुका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। The joining of DNA involves several processes. After having cut the source DNA as well as the vector DNA with a specific restriction enzyme, the cut out gene of interest from the source DNA and the cut vector with the space are mixed and ligase is added. This result in the preparation of recombinant DNA। अब उसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और बता दिया गया कि जो वेक्टर डीएनए है प्लाज्मिड वाला या कोई और जो हमारे पास डिजायर्ड डीएनए, दोनों को जब हम काटेंगे तो एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, फिर लाइगेज के साथ उसे जोड़ देंगे जिसकी वजह से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग two set of primers small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। सबसे पहले इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? मल्टीपल कॉपीज, एक जो हमारे पास जीन है उसकी हम लोग काफी सारी कॉपीज बना सकते हैं इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर। यूजिंग हमें टू सेट्स ऑफ प्राइमर जिसे हम कहते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया था जो डीएनए हमारा वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए का एक स्टैंड काफी सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, दूसरा स्टैंड काफी सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो हमारे पास डीएनए का जो डीनेचर, इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचर, एनीलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचर प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले जो हमारे पास डिजायर्ड डीएनए है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी, काफी सारी कॉपीज बनानी है, उस डीएनए को सबसे पहले हम लोग अलग कर देते हैं। उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हट गए और वो डीएनए हो गया हमारे पास अलग। अब वो जो डीएनए अलग हुए हैं हम लोगों ने ट्यूब के अंदर काफी सारे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स पहले से ही डाल रखे होते हैं।
तो वो जाके उनसे चिपक जाते हैं, उनसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेते हैं, जो दोनों स्ट्रैंड्स हमारे अलग हुए थे, तो उसको हम कहते हैं एनीलिंग। और एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन अब उसी में आगे और जुड़ते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं। इसमें हम लोग एंजाइम पॉलीमरेज यूज करते हैं, जिसका फंक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इसका फंक्शन होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसको स्टार्ट करता है, तो जब ये लग जाता है और हम लोग जब इसमें पॉलीमरेज एंजाइम डाल देते हैं तो ये आगे आगे और न्यूक्लियोटाइड को जो है जोड़ता जाता है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में हमने उसको काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स दे रखे हैं। पॉलीमरेज का काम क्या है? उन सबको जोड़ देगा। इसके लिए लेकिन हम लोग एक स्पेशल पॉलीमरेज, स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज होता है, उसे यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं टैग पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन किया जाता है। ये इसकी खासियत क्या होती है कि ये हाई टेम्परेचर झेल जाता है और हाई टेम्परेचर पे काम करता है। चलिए, क्योंकि डीनेचर करेंगे, जब हम डीनेचर करना क्या होता है? डीनेचर आपने सुना होगा, प्रोटीन का डीनेचरेशन होना। तो जब प्रोटीन खराब हो जाता है ज्यादा गर्मी की वजह से, तो डीएनए डीनेचर कब होता है? जब हम लोग उसको थोड़ा सा ज्यादा गर्म कर देते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं उसकी स्ट्रैंड्स। तो ये हो गया डीएनए का डीनेचरेशन। अब हमें चाहिए डीनेचरेशन और उस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हमारा एंजाइम काम कर सके, तो इसलिए हम लेते हैं थर्मस एक्वेटिकस टैग पॉलीमरेज, इस एंजाइम का नाम। चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। सेट ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर से उन्हीं को कहा गया कि मतलब जैसे दीवार के ऊपर प्राइमर लगता है ना, तो जो हमारा नया डीएनए स्टैंड है उसके ऊपर कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो है वो लग जाएंगे प्राइमर्स की तरह, और फिर उसके बाद उन एक्सटेंशन उन्हीं के आगे और लगते चले जाएंगे। And the enzyme DNA polymerase. The enzyme extends the primer using the nucleotide provided in the reaction and the genomic DNA as template. Template मतलब जीनोमिक डीएनए जो हमने पहले से डाला है उसको टेम्पलेट रखेगा, उसके ऊपर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हमारे लग जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और फिर उन्हीं को एक्सटेंड करता रहेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज, जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे क्या है? टैग पॉलीमरेज। चलिए, इफ द प्रोसेस of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times. 1 billion copies are made. 1 billion copies बन जाएंगी। और अगर आप नीचे डायग्राम देखेंगे, या सॉरी ऊपर अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 बिलियन कॉपीज जो बनी है वो कितनी साइकिल्स के बाद बनी है? 30 साइकिल्स के बाद। Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase. Thermostable मतलब थर्मोस्टेबल, थर्मो से स्टेबल, थर्मो मतलब हीट से स्टेबल, हीट स्टेबल, हाई टेम्परेचर स्टेबल पॉलीमरेज। आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेज बता रहे हैं, जो कि थर्मस एक्वेटिकस से लिया है हमने, जो कि हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है। ड्यूरिंग द इंड्यूस्ड डीनेचरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि हम हाई टेम्परेचर किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमें डीएनए को डीनेचर करना है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है। The amplified fragment is desired can now be used to ligate with a vector for further cloning. अब हमारे पास काफी सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गए, मतलब अब हमारे पास काफी सारे आ गए, जो हमें डिजायर्ड जीन थी उसकी काफी सारी कॉपीज आ गई। अब हम उसको किसी भी वेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं आगे की क्लोनिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Insertion of recombinant DNA into host cell organism. There are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cells. Recipient cells, after making them competent to receive and take up the DNA present in the surrounding. Competent बनाना मतलब वही यार बताया था कि कैल्शियम से उसे ट्रीट कर देंगे, और जिसकी वजह से उसकी सेल मेम्ब्रेन्स के जो पोर्स है वो बड़े हो जाएंगे और डीएनए उसके अंदर आसानी से चला जाएगा। सो इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। अब इसमें कहा है हमने लिया एक नॉर्मल ई कोलाई और एक और ई कोलाई लिया, जिसके अंदर हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जो प्लाज्मिड वेक्टर है उसको डाल रखा है। तो क्या कहा है? जब जैसे ही वो प्लाज्मिड वेक्टर उसके अंदर चला जाएगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला, अब जो सेल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। अब उनको एम्पिसिलिन में रखो, मरेंगे नहीं। और हालांकि अगर हम जो नॉर्मल ई कोलाई को लेंगे उनको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में रखेंगे तो उनकी फाइल बंद हो जाएगी, मर जाएंगे। If we spread the transformed cells on agar plates containing ampicillin, only transformants will grow, untransformed recipient cells will die. तो अगर अब भाई पहले पढ़ा था ना यार, अगर हम उनको एम्पिसिलिन मीडियम में रख देंगे तो ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन है? जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस आया है, तो वो जी जाएंगे। बाकी सारे जो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिनके अंदर नहीं आए, जो नॉर्मल वाले हैं, वो मर जाएंगे। सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वन इज एबल टू सेलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन। तो यहाँ पे द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस
इज कॉल्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। देखिए हमने जो एग्जांपल लिया था PBR322 का, उसमें दो रेजिस्टेंस थे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था उसको हमने हटाया था, उसकी जगह डिजायर्ड डीएनए लगाया था, ठीक है। जो एम्पिसिलिन था वो वैसे का वैसे ही था। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन दोनों में से सेलेक्टेबल मार्कर कौन सा है, किसने हमें मदद की। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, जो हमें मदद करता है पहचानने में कौन है ट्रांसफॉर्मेंट कौन है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो वो कौन सा है, एम्पिसिलिन, क्योंकि जैसे ही हमने एम्पिसिलिन में रखा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स थे वो चल बसे। अब नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। Obtaining the foreign gene product. When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into bacterial, plant or animal cell, the alien DNA gets multiplied in almost all recombinant technology. The ultimate aim is to produce a desirable protein. Hence, there is a need for the recombinant DNA to be expressed. सीधी सी बात ये कही है, जब आप किसी प्लांट सेल, एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना डिजायर्ड जीन डालते हैं, तो हमारी मेन रिक्वायरमेंट जीन डालना थोड़ी है। हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि वो जीन अपने आप को वहां पे एक्सप्रेस कर सके, और लास्ट चीज क्या है, हमें प्रोडक्ट मिलना जरूरी है। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है, टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। धीरे धीरे हम लोग अपने काम की बात पे आ रहे हैं कि हमें चाहिए कुल मिला के डिजायर्ड प्रोटीन। अगर हमें डायरेक्टली डिजायर्ड प्रोटीन मिल जाता तो ये हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ ही नहीं रहे होते। लेकिन इसके ये रास्ते में बीच में यहीं से होके हमें जाना पड़ेगा, इसलिए हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल्स। अब जो फॉरेन जीन हमने उसके अंदर डाला है, जब उसको ऑप्टिमम कंडीशन मिलेगी तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा, एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल इकोलाई है, अगर वो 20 डिग्री, एग्जांपल ले रहा हूं, अगर वो 20 डिग्री के टेम्परेचर पर जी सकता है तो 20 डिग्री का टेम्परेचर जैसे ही उसे मिलेगा वो प्रोडक्ट बनाना अपना चालू कर देगा। लेकिन जैसे ज्यादा ठंडी होगी या ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, बात खत्म। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स इन द होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल्स। हमें काफी सारी टेक्निकल डिटेल्स पता होनी चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनिज्म कितने टेम्परेचर पे जिएगा, कौन कौन सी उसके लिए लिविंग कंडीशंस अच्छी रहेगी, वेट एटमॉस्फेयर वेट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए, कैसा। After having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of target protein, जब हमें पता चल जाएगा कि ये इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस है और इसमें ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को लार्ज स्केल पे और ज्यादा बड़े पैमाने पे करने की कोशिश करेंगे। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसी के लिए डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं और इसी को लार्ज स्केल पे कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी डिमांड पूरी हो सके। इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो प्रोटीन बना उसको हमने कह दिया रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब हेटेरोलोगस होस्ट क्या होता है, सबसे पहले हेटेरोलोगस वो होता है जो हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन करता है। हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन क्या होता है कि मतलब वो पहले से नहीं कर रहा था ये एक्सप्रेस, लेकिन जब हमने उसके अंदर बाहर से कोई जीन डाल दिया उसके अंदर जो उसके अंदर पहले से नहीं था। अगर पहले से होता तो हमें बाहर से डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उस जीन को हमने डाला जो उसके अंदर पहले से नहीं था और अब वो उसे प्रोटीन बना रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको हमने कहा हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन। और जो हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन करता है उसे हम कहते हैं हेटेरोलोगस होस्ट। अब आगे क्या था, द कल्चर्स में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाई इट बाय यूजिंग द डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। अब जो हमने कल्चर बनाया है उससे हम डिजायर्ड प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करेंगे अलग अलग तरीकों से और प्यूरिफाई करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स, की उसको अलग करने की जो टेक्निक्स हैं काफी सारी हैं, उसके द्वारा हम उसे अलग कर लेंगे। The cells can also be multiplied in a continuous culture system where the used medium is drained from one side while the fresh medium is added from the other side to maintain the cell in their physiological most active log exponential phase। देखिए कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम क्या होता है, कंटिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है काम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेन है, कंटिन्यूअस कल्चर कैसा होता है, ये कल्चर है पूरा ऐसा, ठीक है, इसके अंदर है सेल्स, तो यहां से जो सेल्स हैं जिनको हम ग्रो करा रहे हैं उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा, तो वो उनको कहां से मिलेगा, जिस मीडियम के अंदर वो रह रहे हैं उस मीडियम के अंदर थोड़े से न्यूट्रिएंट्स होंगे, विटामिन मिनरल्स, जो भी उनको अपनी ग्रोथ करने के लिए चाहिए होगा। हमने पहले ही उनको टेक्निकल डिटेल्स में पढ़ लिया होता है कि उनको क्या क्या चाहिए, वो सब हमने उसको मीडियम में प्रोवाइड करा। तो एक तरफ से फ्रेश मीडियम डलता जा रहा है, दूसरी तरफ से निकलता जा रहा है। यहां से फ्रेश मीडियम डला,
ये आ रहा है फ्रेश मीडियम, ये डल गया इसके अंदर। इसके अंदर जो सेल्स थे जिनको हम कल्चर कर रहे थे, उन्होंने उस फ्रेश मीडियम से जो उनको जरूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो ले लिए, और यहां से निकल गया यूज हुआ वाला न्यूट्रिएंट मीडियम। इसमें विटामिन और मिनरल्स इस वाले से के मुकाबले थोड़े से कम होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स बीच में आए थे उन्होंने यूज कर लिया। तो अब क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कल्चर सिस्टम है जिसमें सेल्स जो है फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव, मतलब सेल्स अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल जितना वो है उतना ज्यादा कर सकते हैं प्रोड्यूस। फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज आपको पता है क्या होता है? 2 से 4, 4 से 16, 16 से 256 ऐसे करके ये होता है एक्सपोनेंशियल फेज, एक्टिव लॉग फेज। तो ये कब होगा? कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्जर बायोमास लीडिंग टू अ हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। इससे ज्यादा बायोमास बनेगा, इससे ज्यादा प्रोटीन मिलेगा हमें। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स वेयर लार्ज वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड वाज रिक्वायर्ड। अब हमने क्या कहा, इसी को और बड़े पैमाने पे ले गए, और बड़े पैमाने पे लेने के लिए हमने क्या यूज किया? बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स की कैपेसिटी कितनी होती है? 100 से 1000 लीटर तक की होती है, और इसमें 100 से 1000 लीटर तक है तो हम लोग उसमें उतना ही, जितना बड़ा है उतना ज्यादा हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम एक बार में यूज कर सकते हैं सेल्स की ग्रोथ के लिए। जो कल्चर मीडियम है वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल्स की ग्रोथ होगी, तो हमारे पास क्या होगा? लार्जर बायोमास आ जाएगा। Thus, bioreactors can be thought as vessels। तो बायोरिएक्टर्स क्या है? बायोरिएक्टर्स को हम डिब्बी, शीशी, टंकी कुछ भी समझ लो आप। Thought of vessels in which raw materials are biologically covered into specific products। जहां पे जो रॉ मटेरियल्स हमने दिए, अब इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम है वो है रॉ मटेरियल, और उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं बायोलॉजिकली किसमें? अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में, जो कि हमारा होगा प्रोटीन। अब वो प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है या कोई हार्मोन भी हो सकता है, क्योंकि हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं। सारे ही नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो होते ही हैं, ज्यादा से ज्यादा तो होते ही हैं। कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इंडिविजुअल एंजाइम्स एक्सेट्रा यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स। अब इसमें हम माइक्रोब्स के सेल ले सकते हैं, ह्यूमन के सेल ले सकते हैं, एनिमल के सेल ले सकते हैं, प्लांट के सेल ले सकते हैं। सेल होना चाहिए चाहे वो किसी का भी। अब बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड सबस्ट्रेट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। अब देखिए, एक मैंने आपको खाली शीशी पकड़ा दी, मैंने कह दिया बायो, उसका साइज 100 से 1000 लीटर के बीच में मैंने आपको दिया, तो क्या वो बायोरिएक्टर बन गया? नहीं। एक सिंपल वेसल को बायोरिएक्टर बनाने के लिए हमें उसके अंदर वो सारी कंडीशंस डालनी होगी जिसकी वजह से जो हमारे सेल्स हैं जिनको हमने कल्चर किया है वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक रिजल्ट दे सके। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? टेम्परेचर कितना चाहिए, उसमें जब हम लोग टेम्परेचर सेट कर देंगे कि हाँ भाई अब इसमें इतने से इतने के बीच का टेम्परेचर है जो कि हमारे सेल्स के लिए मोस्ट फेवरेबल है टू ऑब्टेन अ लार्जर बायोमास, कि हम उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें। उसकी पीएच को मेंटेन करेंगे। कल्चर मीडियम की पीएच ज्यादा हुई तो सेल्स मर सकते हैं, कम हुई तो सेल्स मर सकते हैं। सबस्ट्रेट उनको क्या क्या चाहिए, जिन पे जो उनको एनर्जी के लिए क्या क्या चाहिए वो सब हम देंगे। सॉल्ट्स उसमें डालेंगे, विटामिन डालेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे। उनकी ग्रोथ के वो खुद भी तो ग्रो करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो उनके लिए हमें जो क्या क्या डालना है ये सब हमें पता होना चाहिए। जब हम इन सारी कंडीशंस को सेट कर देंगे किसी वेसल के अंदर जिसकी कैपेसिटी 100 से 1000 लीटर के अंदर होगी जनरली, तो हम उसे कहेंगे बायोरिएक्टर। तो सिंपल वेसल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? बायोरिएक्टर में। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप विच आर शोन इन फिगर। अब देखिए फिगर में दो तरीके के बायोरिएक्टर दिखा रखे हैं, तो इसमें जो स्टीयरिंग वाला है वो काफी ज्यादा यूज किया जाता है कॉमनली। आगे क्या लिखा? अ स्टिर्ड टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलिंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। जो स्टिर्ड टैंक रिएक्टर होता है वो नीचे से या तो सिलिंड्रिकल होगा या कर्व्ड होगा, ताकि उसमें जितने भी हमने कंटेंट्स डाल रखे हैं उनकी मिक्सिंग इवनली हो, एक जैसे सब लोग मिल पाए।
द स्टिरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। जब ये ऐसे गोल गोल से चक्की घूमेगी ना, तो जो भी ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करेंगे वो सारे उसमें घूम पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नीचे से थोड़ी सी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते और वो ऐसे 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 करके निकल गई, और बायोरिएक्टर हमारा इतना बड़ा, तो साइड के जो सेल्स हैं उनको तो ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए हमें ऐसा चाहिए स्टिर्ड, मतलब स्टिर करना। जैसे आपने सुना होगा सूप को स्टिर करते हैं, तो बार बार ऐसे घुमाने से क्या होगा, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनकी इवनली मिक्सिंग हो जाएगी। और जो हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा तो है नहीं कि पूरे उसमें एक बार में प्रोवाइड करवा दी जाएगी ना, एक छोटा सा पाइप लगा देंगे साइड से, उससे बार बार ऑक्सीजन आती रहेगी। तो जब हम ऐसे गोल गोल उसे बार बार स्टिर करेंगे, तो जो ऑक्सीजन एक तरफ से आ रही थी वो चारों तरफ मिल जाएगी। ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी, if you look at the figure closely, you will see that the bioreactors has an agitator system, an oxygen delivery system, and a foam control system, a temperature control system, pH control system, and sampling port, so that the small volumes of the culture can be withdrawn periodically. तो जो हमारा बायोरिएक्टर है उसमें ऐसे कुछ फंक्शंस ये तो होने चाहिए कि हम उसमें टेम्परेचर कंट्रोल कर सकें, हम उसमें पीएच को कंट्रोल कर सकें। और क्या है, एक आपने जो इसमें कह रखा है कि ऊपर डायग्राम में देखिए, एक उसमें है जो एजिटेटर्स दे रखे हैं। एजिटेटर जो मतलब पंखे टाइप के ऐसे चक्की होती है, वो ऐसे गोल गोल घूमती है। तो एक सबसे ऊपर दे रखी है, वो फोम को झाग को हटा देगी। जो नीचे दे रखी है उसका क्या काम है, उसका मेन काम यही है कि ऑक्सीजन जो एक पाइप से आ रही है साइड से, वो पूरे उसको उसमें मिक्स कर दे, जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसको इवनली मिक्स करे। सैम्पलिंग पोर्ट्स का क्या काम होता है कि काफी हमें लगा कि इतने टाइम में हमारा 1 घंटे में प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, तो हमने 1 घंटे बाद नल के जैसे होते हैं उनको ऐसे खोला, हमारे पास आया प्रोडक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि टेस्ट करवाएंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट जो हम जैसा चाहते थे वैसा बना कि नहीं बना। अगर बन गया होगा तो भाई सारा काम रुक जाएगा, और जो उसमें से आगे प्रोडक्ट है वो प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो सैम्पलिंग पोर्ट्स का मेन काम यही होता है कि हम लोग टेस्ट कर सके कि भाई जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कितना बन गया है, और हमें अभी और कितना करना पड़ेगा उसके ऊपर काम। आगे है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, बायोसिंथेटिक नाम से ही पता चल रहा है, सिंथेसिस बायोमास का जो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं बायोरिएक्टर्स के अंदर, जब वो पूरा हो जाएगा, the product has to be subjected through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product। अब हमें उसको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा मार्केट में भेजने से पहले, लोग उसको कंज्यूम करें उससे पहले हमें उसके ऊपर थोड़ा सा और प्रोसेसिंग का काम करना पड़ेगा। द प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। प्रोसेसेस में क्या आता है कि अब उससे पहले जो हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी उसको मार्केट में भेजने से पहले, वो क्या है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। प्रोडक्ट को जो बाकी का और कचरा है उससे अलग करना पड़ेगा जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, और फिर उसी को हमें प्योर करना पड़ेगा, विच आर कलेक्टिवली रिफर टू एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन को हम लोग कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुइटेबल प्रिजर्वेटिव्स। अब आपने प्रोडक्ट बनाया, उसको पैकेट में बंद कर दिया, मार्केट में भेज दिया, अगर वो प्रोडक्ट 4 दिन भी नहीं टिक पाया तो वो तो बर्बाद हो गया। तो हमें उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाने होंगे ताकि उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकें। सच फॉर्मुलेशंस हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रेड्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स। और अगर यही हम बैक्टीरिया का यूज उसमें वो वाला जीन डाल लें जिससे कि वो कुछ केमिकल्स बनाए, कुछ ड्रग्स को बनाए, तो हमें उसको क्लिनिकल ट्रायल्स टेस्टिंग उसकी करानी होगी। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। हमें इसकी स्ट्रिक्ट क्वालिटी टेस्टिंग भी करानी होगी। द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब ये वेरी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब जैसे ड्रग्स के केस में ज्यादा हमें करनी पड़ेगी, खाने के केस में क्या पता थोड़ी कम करनी पड़े, या कोई जो हमारा नॉन कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है उसके लिए अगर हम बना रहे हैं तो क्या पता हमें उसके लिए कम करनी पड़े। तो हर प्रोडक्ट के लिए हमें अलग अलग टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि अलग अलग टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जैसे कोई खाने का प्रोडक्ट है तो आप उसे एफएसआई के पास भेजोगे, जो कोई ड्रग निकलेगा तो उसे जो कंपनी ड्रग्स को वेरीफाई करती होगी आप उसके पास भेजोगे। तो ये है, हर चीज के लिए टेस्टिंग अलग होगी, हर चीज के लिए टेस्टिंग अलग होगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म, और आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू ऑल।